हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए जो होता है और जो हमारा एओए है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग बनाते हैं। बेसिकली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक आज के डेट पे आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को एक कंपनी बनानी है, मेरे को एक बिजनेस करना है, मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ या फिर जो भी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, या फिर आपका फिल्म इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, फूड इंडस्ट्री हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी सर्विस इंडस्ट्री कुछ भी। तो बेसिकली जब कंपनी बना रहे हो तो सबसे पहला और सबसे मतलब इनिशियल सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो कंपनी चलती है दैट इज उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब आर्टिकल जो बनाते हैं ना वो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर वो पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप ओपीसी के व्यू से देख रहे हो, तो दैट्स डिपेंड, उसके हिसाब से चेंज होते रहता है। आप निधि के हिसाब से देख रहे हो, प्रोड्यूसर कंपनी है, अलग अलग टाइप की कंपनियां हैं, उनके हिसाब से आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अकॉर्डिंगली चेंजेस होता है। जो मेजर चेंजेस दिखते हैं आपको वो तीन में दिखते हैं: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी। इन तीनों के अंदर आर्टिकल्स में थोड़े थोड़े चेंजेस मिलते हैं आपको। ठीक है, बेसिकली ये आर्टिकल्स ना आपको लगभग 90% कंपनियों के सेम मिलेंगे। ठीक है, 90% अगर आप पब्लिक कंपनी पकड़ लो जो इनिशियल स्टेज में है उनके आपको आर्टिकल सेम मिलेंगे। पब्लिक कंपनी पकड़ लो, प्राइवेट ओपीसी पकड़ लो, उनके आर्टिकल सेम मिलेंगे। मतलब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता है बिकॉज ये वो चीज है जो आपका एक्ट का ही कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है। और ये एज इट इज होता है टेबल एफ का, TABLE, टेबल एफ। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है टेबल ऐप। उस टेबल के हिसाब से इसमें डेटा ऑलरेडी प्रिफर्ड रहता है। ओके, इसमें कुछ कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशनल कितना स्टैंडर्ड उस चीज को मैनिपुलेट करता है, कितना स्टैंडर्ड उसको आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको प्लान करता है। ठीक है, अब आर्टिकल में एक क्लॉज आता है इंट्रांचमेंट क्लॉज। ओके, कुछ कुछ चीजों को आप स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट कर सकते हो। ओके, कभी नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता है, बट इन केस अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसका बहुत हाई चांसेस है कि वो कोई टेक ओवर कर ले, कोई और खरीद सकता है, या फिर दो भाइयों के बीच में अगर एक कंपनी बना रहे हो और इट इज वेरी, तीन भाई हैं और कंपनी बन रही है, तो उस सिचुएशन में अपने ये सजेस्ट करते हैं कि भाई एक काम करो, इन्फ्रेंचमेंट क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दो, ताकि अगर कभी कंपनी सेल या फिर कोई टेक ओवर वगैरह करने का प्लान करे तो उस सिचुएशन में तीनों पार्टनर्स का, जितने सॉरी तीनों शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए हो या 90% कंसेंट चाहिए हो। ऐसे करके क्लॉजेस कभी कभी इंसर्ट करने पड़ते हैं। अदरवाइज आर्टिकल्स में आपको एज इट इज मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहता है इसमें। आपका प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह पॉइंट ऐड हो सकता है, राइट इशू वगैरह बहुत कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो आप ऐड करवा सकते हो, और नहीं भी ऐड करवाते हो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप वो चीज करने जाते हो उस टाइम ऐड करवा सकते हो। नाउ द पॉइंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेरे को कंपनी का मेमोरेंडम क्या होता है और पहले ये बता देता हूँ मैं। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ना कंपनी ये सारे काम कर सकती है। ओके, इसमें जो जो लिखा है वो कंपनी कर सकती है, और आर्टिकल में जो जो लिखा है वो काम उस तरीके से करेगी। मतलब काम को करने का परमिशन है या नहीं ये कौन बताता है? मेमोरेंडम। वो काम आप कर सकते हो, हाँ या ना, ये बस बताएगा मेमोरेंडम कि हाँ भाई ये रोड बना सकता है बस। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि अब तुम कैसे काम करोगे। अब वो ये नहीं बताएगा कि रोड बनाने का क्या तरीका होगा, प्रोसीजर क्या होगा, रोड का प्रोसीजर बताएगा। वो बताता है कंपनी चलेगी कैसे। ठीक है, कंपनी क्या काम कर सकती है और कंपनी काम कैसे करेगी, ये दो अलग अलग चीज होता है। ठीक है, आर्टिकल बताता है कंपनी काम कैसे करेगी, तो कैसे करेगी सर? बोर्ड मीटिंग करना होगा तो कैसे करेगी, नया शेयर इशू करना होगा तो कैसे करेगी, बाईबैक करना होगा तो कैसे करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो कैसे करेगी, शेयर ट्रांसफर करना है तो कैसे करेगी। ये सारी चीजें जो ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। ओके, मेमोरेंडम में होता है मेन ऑब्जेक्ट। इसमें दो टाइप का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, एक होता है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जो आपको, जो मतलब कंपनी जिसके लिए बनी है। ठीक है, सपोज आप एक क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो फाइनेंस बता रहे हो, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस बना रहे हो, तो उसके मेन ऑब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए कि आप एक सेक्शन 8 का माइक्रो फाइनेंस बना रहे हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ये काम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आपको मेन ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, गॉट इट, मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद जो एंसिलरी ऑब्जेक्ट होता है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट अभी और थोड़ा सा बताऊंगा, डोंट वरी, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। मेन ऑब्जेक्ट के बाद होता है आपका एंसिलरी ऑब्जेक्ट। इसमें ये सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब सपोज कंपनी को लोन देना, डायरेक्टर से लोन लेना पड़ा, कुछ एसेट है वो गिरवी रखना पड़ा, या फिर कोई और बाकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपके एंसिलरी ऑब्जेक्ट में जाता है।
इसमें आप उतना ध्यान नहीं दोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो चलेगा। अब बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव। सर आप तो बोले कि बहुत फोकस रखना होगा, काम देखना होगा अच्छे से। बोला हाँ। मेरे को आप सर ये बता दो, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए कंपनी बना रहा हूँ, मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, वो फिल्म बनाएगी। ओके। अब द पॉइंट इज कि सर वो फिल्म बनाएगी तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब एक छोटा काम थोड़े होता है ना। क्लाइंट है, उनका काम है फिल्म बनाने का, वो फिल्म इंडस्ट्री में ही वर्क करते हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छी अच्छी ओटीटी वगैरह पे उनकी सीरीज आती है, बहुत अच्छा उनका मतलब काम है। डिटेल में शेयर कर सकता, प्लीज माफ करना मेरे को। अब इसके मेमोरेंडम में क्या क्या होगा आप खुद सोचो, ऑब्जेक्टिव ही हमको रखना है ना, ऑब्जेक्टिव ही तो हमको वहां पे मेंशन। रुको एक बार नेट ऑफ कर देता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। फिल्म इंडस्ट्री में अब क्या क्या टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है आपका प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, ओटीटी पे डाल सकते हैं आप, राइट। अब रॉयल्टी आ सकता है इसके अंदर। तो पॉइंट इज सर एडवर्टीजमेंट हो सकता है ना। अब एक फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म वाली कंपनी तो जरूरी थोड़े कि एक ही काम करेगी। अब वो अनगिनत काम करती है फिल्म इंडस्ट्रीज, अनगिनत, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से देखो, वही कंपनी ट्रांसपोर्ट क्या नाम है उसको, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रही है। भैया सामान लेके जाने, कैमरा फैमरा ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है ना। एंसिलरी ऑब्जेक्ट हो गया ये। सेम कंपनी, वही कंपनी जो है आपका ट्रैवलिंग का भी काम करा रही है। भैया एक्टर पूरा क्रू मेंबर को लेकर ट्रैवलिंग करवा रहा है। ट्रैवलिंग क्या मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का, एंसिलरी ऑब्जेक्ट है। फिल्म बनाना मेन ऑब्जेक्ट, फिल्म के साथ ऐड करना मेन ऑब्जेक्ट, कैमरा रेंट भी कर सकती है, दैट्स आल्सो मेन ऑब्जेक्ट ब्रदर। आपका इसके साथ साथ और भी जितना ऑब्जेक्ट हो गया जो भी उस चीज से रिलेट करता है। अब सपोज करो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हो, एग्जाम्पल कुछ कुछ चीजें हैं मान लो आप मिस कर रहे हो, वो दो तीन चीज आप ऐड नहीं कर रहे हो। द पॉइंट इज कि सर क्या वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, विल इट बी कंसिडर्ड। आंसर इज यस। ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने फिल्म से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है। छोड़ो और इजी करता हूँ, मान लो कंस्ट्रक्शन का काम कर देता हूँ। थोड़ा सा फिल्म ना टफ हो जाएगा क्योंकि सब लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे फिल्म का। कंस्ट्रक्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्लाइंट है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो पॉइंट इज कि उनका कंस्ट्रक्शन का अब क्या क्या काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। रोड बना सकते हो सर, हाँ। ब्रिज बना सकते हो, डैम बना सकते हो सर, हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो सकता है, नाली बना सकते हैं, नाला बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिवर का काम हो सकता है आपका। आपका ये, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, नहर हो सकता है। तो अब इतना सारा काम हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि भैया सिविल नेचर का कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, ऑटो कैड का काम हो सकता है उनका, है ना। ये सारा चीज हो गया। द पॉइंट इज कि मान लो उसमें बिल्डिंग बनाना मैंने मिस कर दिया, या फिर बिल्डिंग बनाना नहीं लिखा गया है। तो पॉइंट इसकी सर क्या उसका इफेक्ट आएगा, क्या हम बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। पॉइंट इज अगर आपने मेजर हेड को उसके अंदर डाल दिया है, मतलब अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्ड ऐड कर दिया या फिर सिविल इंजीनियर वर्ड ऐड कर दिया, इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्ड ऐड कर दिया, दैट्स मीन आपने मेजर वर्ड को ऐड कर दिया और आपको वो काम करने का परमिशन मिल जाता है। ठीक है। अब इस चीज का इफेक्ट आपकी कंपनी पर नहीं आएगा। तो आर्टिकल कभी भी, मेमोरेंडम कभी भी बने ना, आप उसका मेन ऑब्जेक्ट जरूर चेक करना कि उसका ब्रॉडर टर्म्स ऐड किए गए कि नहीं। छोटे टर्म सारे ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर भी सेम होता है, अब सारे छोटे टर्म्स ऐड नहीं हो सकते। फूड इंडस्ट्री का ही बात करो, कुकीज बिस्किट ये वो अलग अलग चीजें आती है ना बॉस, 50 पता नहीं कितने सारे आते हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता है। ठीक है, अलग बात है अपने लाइसेंस ले लेते हैं लेकिन नाम भी याद नहीं आता कि ये भी होता है। अच्छा खा तो लेता हूँ बट पता ही नहीं चलता है कि ये क्या होता है। मेरे को वैसे भी नाम याद नहीं रहता है किसी भी खाने का, बहुत रेयर खाने का नाम याद रहता है मेरे को, बहुत बेसिक खाने का नाम याद रहता है। बाकी जितने हाई फाई अजीब अजीब से नाम होते हैं ना मेरे को याद, मतलब वो वाला देना जो तू उस दिन खिलाया था, वही वाला खिला दे। तो मेरा दोस्त लोग इतना समझदार है कि वो समझ जाता है कि हाँ इसको खाना ही है, खिला दे इसको बस। सो अच्छा है, भगवान ने अच्छे दोस्त दिए है, कम से कम भावनाओं को समझते हैं मेरे। आगे बढ़ते हैं। चलो तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये दो चीज आपको क्लियर हो गया कि भैया मेरे को क्या देखना है, मेमोरेंडम का मेन ऑब्जेक्ट देखना है, मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा चीज, जब आपकी कंपनी बन रही हो, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप अपने मतलब जो आपका कंपनी बना रहा है जो भी है, उससे साफ पूछो कि भैया मेरे को एक बात बताओ, कौन से हेड के अंदर आप डाल रहे हो। ठीक है। हेड मतलब सर अब हेड बोलेंगे तो क्या वो समझेगा, नहीं समझेगा। उसके बोलो कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, ACTIVITY, एक्टिविटी कोड मेरे को दो। डिमांड करिए आपकी एक्टिविटी कोड क्या है, कौन से एक्टिविटी कोड के अंदर आप मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो। दिस एक्टिविटी कोड इज वेरी इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का बात करो तो इजी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इजी है। पॉइंट इज जहाँ छोटे छोटे अजीब अजीब से यूज मतलब अजीब अजीब चीजें आती है,
सपोज किसी को मोची का बिजनेस करना है, लेदर से रिलेटेड है, अब उसको कोड के बारे में पता होना चाहिए भैया, उसको कोड के ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि भैया मेरी कौन से कोड के अंदर आएगी। जितने टाइप के कोड्स हो सकते हैं ना, आप सारे टाइप के कोड्स अपने जो भी आपका प्रोफेशनल है उससे कंसल्ट करो और पूछो कि भैया कौन कौन से टाइप के कोड्स आते हैं, पहले मेरे को तो एक्टिविटी कोड क्या क्या है जो मेरे पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसमें से आप 3 एक्टिविटी कोड चूज कर सकते हैं, ओनली 3। तो मेक श्योर आप मोस्ट रिलेवेंट ही चूज करो आप, ठीक है, क्योंकि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कंपनी आप भाई बहुत मेहनत से कंपनी बनाते हो, ठीक है, और एक बार कंपनी गलत बन गई ना तो फिर आपका समझो उसको ठीक करने में आधा जिंदगी खत्म होता है। तो बीज जब बो रहे हो तो बीज बोते समय बर्बाद ना कर दो, खराब बीज ना बो आप, ठीक है, कि 10 साल वेट करे पेड़ लगे तो पता चला फल खराब निकल गया, ऐसा ना हो, ठीक है। तो एक्टिविटी कोड इज अगेन अ वेरी एसेंशियल। आप आराम से डिस्कस करो कि भैया कौन सा एक्टिविटी कोड है। ब्रॉडर टर्म में एक्टिविटी कोड का इशू नहीं आता है, स्मॉलर टर्म में जितनी अलग अलग टाइप की यूनिक इंडस्ट्रीज जिसको बोल सकते हैं अपने, यूनिक यूनिक टाइप का कोई काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला मोची का काम अगर कोई कर रहा है उसका कोई कंपनी बनाना है तो ठीक है। कोई समझ लो अलग टाइप का कुछ यूनिक लेकर आए कि भैया हम क्या बोलते हैं उसको, कुछ और बनाएंगे, खाना फूड से रिलेटेड कुछ बनाएंगे, क्योंकि फूड में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है। मिल्क आ गया आपका, मिल्क के लिए अलग कानून हो जाता है, आपका घी के अलग क्या क्या सेस है, मतलब बहुत कुछ है इसमें। तो द पॉइंट इज कि आप जितने टाइप में जा रहे हो उस तरीके से आपको एक्टिविटी कोड के ऊपर में ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेमोरेंडम को देख लिया, एक्टिविटी कोड को देख लिया। थर्ड इज, और क्या चीज देखना चाहिए सर, थर्ड आप ये चीज जरूर इंश्योर करो कि आपकी कंपनी का, ठीक है, पेड अप कैपिटल और आप ऑथोराइज कैपिटल कितना रखना चाहोगे, ठीक है। मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि आप अपने पेड अप कैपिटल का से 10 टाइम्स ज्यादा रखो ऑथराइज कैपिटल को। रीजन, आज आपने पेड अप कैपिटल डाला 10 रुपया, ठीक है, सॉरी आज आपने पेड अप कैपिटल डाला 1 लाख रुपया, ऑथराइज कैपिटल डाल दिया आपने 10 लाख रुपया। ओके, कूल। अगर मान लो जैसे वेस्ट बंगाल में क्या है ना, बहुत ही कम स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है, मध्य प्रदेश साइड में बहुत हेवी स्टैम्प ड्यूटी है, 7,000 7,500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी ऐसे करके बहुत बहुत हाई स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है। अगेन आपका महाराष्ट्र साइड में हाई स्टैम्प ड्यूटी है। बिहार वगैरह में बहुत जगह पे स्टैम्प ड्यूटी है ही नहीं, लिटरली जीरो है, ठीक है। जैसे अपने बंगाल में बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। ये कुछ 501 रुपया लगता है अराउंड 10 लाख ना 15 लाख तक का आपका ऑथोराइज कैपिटल हो जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी बहुत नॉमिनल है, ठीक है, समझ गए। तो ऑथोराइज कैपिटल आप हमेशा ज्यादा रखो, उतना रखो जितना में आपका मतलब मैक्सिमम लिमिट को टच कर सको, ठीक है। रीजन सर ऑथोराइज ज्यादा रखने का, नेक्स्ट टाइम मान लो अचानक से आपको फंड का जरूरत पड़ा, सडन फंड का जरूरत पड़ गया, अब आप क्या करोगे, समझो बात को। अचानक से जब पैसे का जरूरत पड़ता है ना और आपके पास पैसा है, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मेरे पास पैसा है, बट द पॉइंट इज प्रॉब्लम क्या ना कि मैं कंपनी को पैसा दूं कैसे, समझे बात को। मैं उस कंपनी में पैसा दूं कैसे, अगर उस कंपनी में पैसा डालता हूँ, ठीक है, तो या वो कंपनी एक अलग बंदी है, अलग पर्सन है, राइट। वो कंपनी अगर मेरे से पैसा लेता है तो या तो वो लोन लेगा या तो मेरे को शेयर्स देगा, राइट। दो चीज हो सकती है, या तो लोन लेगा या तो शेयर देगा, और क्या तरीका है भाई पैसा डालने का, कोई तरीका नहीं है। तो द पॉइंट इज अगर मैं उसको लोन देता हूँ उस कंपनी में, ओके, तो कंपनी को इंटरेस्ट या फिर रिपे करना पड़ेगा मेरे को दोबारा। इक्विटी देती है तो मेरा काम खत्म, मैंने फंड इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब आप इक्विटी इंट्रोड्यूस करने जाओगे बोलोगे ऑथराइज कैपिटल का, मैं आप पहले ऑथराइज कैपिटल की लिमिट बढ़ाओ, फिर आप उसका प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड को इंट्रोड्यूस करो। द पॉइंट इज टाइम खिंच जाता है बेकार का। तो ऑथराइज कैपिटल हमेशा उतनी रखो जितना जरूरत हो, जितना आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। यहाँ तक के बाद अगेन आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो भी भैया देख लो, फिर बोलोगे कि भैया बताता नहीं है संदीप। नहीं वैसे ऐसा कोई बोला नहीं आज तक, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लोग करते कि भैया, एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, लिटरली आई गेस अराउंड 60 to 70 लोगों ने स्पेसिफिक मतलब कॉल करके बोला कि भाई तेरा ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा, कुछ 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 काफी सीनियर लोग थे। सो थैंक यू, अगर आप वापस ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, दैट्स रियली मीन फॉर मी। ओके, बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स देख के। मतलब लाइक कमेंट करना इज ओके, कमेंट तो बहुत लोग करते हैं अच्छा था वीडियो, दैट्स ओके। बट जो सबसे टफ काम होता है वो सिर्फ मैसेज करके ये बोलना कि भाई तेरा वीडियो अच्छा था, नंबर सेव किया होगा बंदा, व्हाट्सएप खोला होगा, मैसेज किया होगा, थैंक यू, और नहीं बोल सकता कुछ। चलो अच्छी बात है। 4 नंबर पॉइंट नेक्स्ट क्या आपको देखना है कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना आपका पीएफ आता है, ठीक है, आपका इसके साथ साथ ईएसआई नंबर आता है, इस्टेब्लिशमेंट कोड बोलते हैं अपने, ठीक है, पीएफ ईपीएफ नंबर, पीएफ हो गया, ईएसआई आ गया,
इसके साथ साथ आपका पैन आता है, टैन आता है। एट प्रेजेंट तो पैन और टैन आने में बहुत डिले चल रहा है, बिकॉज आपका एनएसडीएल साइट में कुछ दिक्कत चल रहा है उनके, तो पैन और टैन बहुत डिले आ रहा है, दैट्स ओके। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ डेन आता है, ओके। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आता है साथ साथ। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको मिलती है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ भाई, देखो, जब भी पीएफ प्रोविडेंट फंड आपका लाइसेंस मिल गया ना, लाइसेंस मिलने के बाद इसका सर्टिफिकेट मांगो, ले लो। अगर आपकी कंपनी को के अंदर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रहने वाले हैं, आप बोलो कि भैया मेरे को पीएफ का भी सर्टिफिकेट चाहिए, ले लो संग संग। ठीक है। ईएसआई, ओके, ईएसआई में आई डोंट थिंक कि सभी रजिस्टर करेंगे, क्योंकि बेकार में बहुत पैसा डालना पड़ता है। अगर आपकी खुद की छोटी सी कंपनी है और ज्यादा ये नहीं है, तामझाम नहीं है, तो ईएसआई का झमेला मत करो। ठीक है। पीएफ बट जरूर से जरूर लो, आप अपना ही पैसा कहीं ना कहीं आपको वापस मिलने वाला है, तो आप ये कर सकते हो। नॉट मैंडेटरी, आपकी ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है। पैन तो भैया आप पक्का चेक करोगे कि पैन ऑल ओके है, सही है कि नहीं है। टैन अगेन द सेम थिंग, आपका एनएसडीएल के साइड से आ रहा है तो बहुत डिले आ रहा है एंड बहुत कुछ एरर्स वगैरह भी आ रहा है, तो ठीक है, कोई उपाय नहीं है उसका। वैसे टेन के अंदर आपका मेक श्योर कि नाम सही है। टेन का यूटिलाइजेशन सिर्फ तब होता है जब आप टीडीएस काटते हो, मेजॉरली मेन जो है ना उसका वही कोर चीज है। ठीक है। अदरवाइज वो फिर ज्यादा काम मिलता है। मेन आपका पेन है, एंड पेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब आपको जान है। ठीक है। बिना पेन के कंपनी की आत्मा निकाल जाओ, बिना आत्मा की कंपनी कैसे चलेगी। ठीक है। देन अगेन आप, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भैया आप अपना डिन को चेक करो, मतलब उसमें जो बेसिक डिटेल्स भरे गए थे। ठीक है। आप उस कंपनी में डायरेक्टर हो, आपका सब कुछ ओके है, एवरीथिंग एवरीथिंग लुक्स फाइन, दैट्स ओके। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको ऑब्वियसली मिलने वाला है, इसमें आपका पैन और टेन का सब कुछ का डिटेल्स रहता है। मेक श्योर कि आपका वो सारा कुछ सही है, बिकॉज लास्ट मंथ एक कंपनी का सीओआई के अंदर पैन नंबर रॉन्ग था और टेन नंबर रॉन्ग था। अब बोलोगे कि भैया आपने गलत बना दी कंपनी, नहीं बॉस। द पॉइंट इज कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसने इशू किया था भाई, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा था। वैसे मेरे को पता है एमसी में बहुत मस्त मस्त नशा करके लोग बैठते हैं। सो दे दिया उन्होंने। फिर जब अपने ने कंप्लेन रेज किया तो फिर वो वापस से ठीक करके एक हफ्ते बाद अच्छा वाला भेज दिया। सो ऐसा होता है। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ प्रॉपर कर लो। ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले आपको ये सभी चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होनी है। कंपनी बनने के बाद सबसे पहले, सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम होता है बैंक अकाउंट ओपन करना। ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन करो। दूसरा है, उसके बाद आप चाहो तो जीएसटी लो, दैट्स ओके। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप एमएसएमई जरूर लेना। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमएसएमई पक्का लो। ठीक है। 3 नंबर आप जीएसटी उसके बाद बना लो। ठीक है। अगर आपके यहाँ पे पी टैक्स एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल टैक्स, तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ले लो भैया, पी टैक्स का इनरोलमेंट और ये दोनों ले लो, पी टैक्स का। ये सारा चीज आपका होना चाहिए, सारा चीज आपका कवर होना चाहिए, जो भी प्रोफेशनल बना रहा है। ओके। नॉर्मली लोग कंपनी बनाने में जीएसटी इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जीएसटी में बहुत ज़्यादा झमेला होता है। बट बाकी सब चीज़ें आप में आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए उनका। सो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज, और चाहिए एक और चीज़, आपका जैसे ही कंपनी बन जाता है ना, पहला काम सबसे इम्पोर्टेंट, INC 28 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म आता है। ये फॉर्म, इस फॉर्म को 6 मंथ के अंदर आपको फिलअप कर देना है, वरना कंपनी स्टार्ट होने से पहले पेनल्टी लग जाएगी। हाय हाय, कितना बुरा लगेगा ना। अभी पैदा होते ही आपके ऊपर जेल, मतलब फाइन लग गया, अच्छा लगेगा? बच्चा पैदा उठा के जेल में भर दिए, गंदा लगता है ना। कंपनी बनते ही बेचारे पे फाइन लग जाएगी। तो INC 28 टाइम पे हो जाए। इसके अलावा आप DIR 3 KYC ये आप अपना जरूर से जरूर करने, वरना 5,000 रुपए का पेनल्टी फाइन लगता है एक आदमी के ऊपर। ठीक है, पर डायरेक्टर के ऊपर। नहीं किया तो समझ लो 2 डायरेक्टर का 10,000 रुपया पूरा बर्बाद। तो भाई ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। तीसरा आता है आपका एनुअल रिटर्न, एनुअल एनुअल रिटर्न। इसको तो भैया छोड़ना भी मत, गलती से भी मत, क्योंकि भैया यहाँ पे पेनल्टी हर रोज का 100 रुपया बढ़ते चला जाता है, जिसमें आपको AOC 4 और MGT 7 या 7A ये दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना, मतलब 7 या 7 में से कोई एक, और ये दोनों फॉर्म AOC 4 और MGT 7 दोनों फॉर्म भरना होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट है तो ADT 1। भाई किसी भी कीमत पे इतना कंप्लायंस आप मत छोड़ना, अगर छोड़ दिए तो समझ लो कि भैया आपकी मस्त मेहनत से कमाई हुई पैसा सरकार बोल रहा है आओ बेटा मेरे को पैसे चाहिए, ये हाल हो जाएगा। ठीक है।
तो एकदम हाई फाई मेहनत से आप पैसा कमाओगे और गवर्नमेंट ऐसे आराम से पॉकेट में हाथ डालेगा, पैसा लेके अपने पॉकेट में रख लेगा। ठीक, ये सारा चीज के ऊपर किसी भी कीमत पे गलती नहीं होना चाहिए। और बाकी का ऊपर को तो मैंने बता दिया है। इसके बाद कंप्लायंस के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, सो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि आपका 1 रुपया भी अगर बर्बाद होता है तो भैया मेरा मेहनत, मेरा वीडियो बनाना बेकार हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई कॉल करके बोलता है कि भाई मेरा DR3 की वजह से छूट गया, बोलता है अरे यार इतना मेहनत से वीडियो बनाया, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मिस कर गए आप। ठीक है, कोई बोलता है भैया कंपनी बनाई थी, उसका INC 20 फाइल नहीं किया मेरे प्रोफेशनल में, तो अरे यार लाइक भाई अगर आप पैसे लेके कंपनी बना रहे हो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप उसको सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि भैया 20 फाइल करना है, उसको प्रेशर दो, उसको फोर्स करो कि भाई तुम बैंक अकाउंट ओपन कर, मेरे को स्टेटमेंट दे, मेरे को भरना है, मेरे को भरना है, मेरे को भरना है। फोर्स करके काम करो। कंप्लायंसेस कोई करना नहीं चाहता, बट द पॉइंट इज जब डिले होता है ना, तो बैंड बजता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर का और उस ओनर का। ठीक है, 1 रुपया भी अगर आपका मेहनत का कमाया हुआ अगर गवर्नमेंट पेनल्टी के रूप में लेता है ना, तो गलत है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लग जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब भाई तुम्हारा पैसा लेके वो बंदा मस्त इंडिया टूर कर रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है, जो करना चाहे, एक एक से एक नेता है, ऊटपटांग काम कर रहा है, तो भाई क्यों ऊटपटांग पैसे बर्बाद करने, खाने में वेस्ट करो ना पैसे। जो पेनल्टी देना है उसके मोमो खाओ, चाउमीन खाओ, है ना। चलो फिर आज का वीडियो यही रोकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कर देना बॉस, ठीक है, और लाइक करो। और अब तो तुम एक चीज और कर सकते हो, www.THELEGAL यहाँ पे जाके कम्युनिटी सेक्शन को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है ना, वहाँ पोस्ट करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। कम से कम इस साइट को विजिट जरूर करो, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। अगर नहीं मिल, अभी फिलहाल तो धीरे धीरे डेटा अपडेट होना स्टार्ट हुआ है, वहाँ ऑटोमेटिक बोर्ड रेजन, नोटिस, एजेंडा, ये सब कुछ जनरेट करने का ऑप्शन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा बाय द टाइम। सो मेक श्योर आप इस साइट को एक बार जरूर विजिट करो। ठीक है, अभी अगर विजिट करते हो तो शायद अच्छा मजा ना आए, बट फ्यूचर में बहुत बम्पर काम होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।